Yes, sir. So today's topic is gravitational acceleration, and we denote gravitational acceleration by small g. Okay, we already know about the gravitational acceleration, but here we will see the derivation or the relationship for the gravitational acceleration. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है. ओके, तो क्या होता है कि when a body doing motion, okay, when a body doing motion अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, देन its acceleration is called then its acceleration is called then its acceleration is called gravitational acceleration. ठीक है, its acceleration is called gravitational acceleration. जब भी कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन करती है, तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अ बॉडी इज falling freely. Okay, our body is falling freely under gravitational force. Falling freely under gravitational force. ठीक है, gravitational force, then its acceleration will be equal to then its acceleration will be equal to gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration, है ना. कुछ इस तरीके का केस हो जाएगा. मान लो कोई बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है, ठीक है, और वो किसी हाइट से आप उसको क्या कर रहे हो, फ्रीली फॉल कर रहे हो. यहाँ से वो बॉडी क्या है, फ्रीली फॉल हो रही है इस तरह से. ये फ्रीली फॉल हो रही है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. अच्छा, ये फॉल किसकी वजह से हो रही होगी? ये फॉल हो रही होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटेशनल पुल अप्लाइड बाय द अर्थ. जो अर्थ है वो एक पुल करेगी इसको अपनी तरफ, एक फोर्स लगाएगी इस पर, अट्रैक्शन का फोर्स. तो ये आ रही है नीचे की तरफ, इट इज कमिंग डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है. अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड आ रही है, इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है. इसको जी से डिनोट किया जाता है. ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है, साइन इसका प्लस लेंगे या माइनस लेंगे. तो जो ये मोशन हो रहा है बॉडी का, ये मोशन हो रहा है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर बॉडी का जो मोशन है वो विद द डायरेक्शन ऑफ और विद द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, तो ये जो जी है इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. वहीं अगर इसी यही सेम केस हम लेते और इसको हम थ्रो करते इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो भी इसमें जो मोशन हो रहा है वो मोशन क्या रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है. तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी. पर अब जो साइन यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे अपन, माइनस का, माइनस जी. ठीक है, समझ में आया. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? when a body doing motion under gravitational force, then its acceleration is equal to gravitational acceleration. जैसे कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, तो फ्रीली फॉल होगी वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगी. तो उसको जी से हम डिनोट कर देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between relationship between small g and कैपिटल जी. ठीक है, दोनों से आप अवेयर हो, स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है.
स्मॉल जी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी जो है यहाँ पर, स्मॉल जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द अर्थ सरफेस, ये हमने ले लिया अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस, और ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अर्थ सेंटर से लेके अर्थ की जो सरफेस है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, अर्थ की रेडियस को। तो ये अर्थ की रेडियस हमने आर ले ली। समझ में आ रही है बात? ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में ये रेडियस हो गई यहाँ तक, और इस पॉइंट को हम कर देते हैं ए पॉइंट। अर्थ की जो सरफेस है उस पर पॉइंट है एक, उसको कर दिया हमने ए पॉइंट। ठीक है, देन मास कैपिटल एम ले लेते हैं हम, कैपिटल एम हियर, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट, लेट्स टेक एनी पॉइंट पी, ये पॉइंट ले लिया हमने पी, और यहाँ पी पॉइंट पर क्या है, एम मास की एक बॉडी को रख देते हैं, स्मॉल एम मास की एक बॉडी है, ये यहाँ पर है पी पॉइंट पर। और ये जो हाइट है, डेट हाइट इज एच, अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पर, एच है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव हियर, here let capital M is mass of earth। ठीक है, mass of earth in kilogram। ओके, कैपिटल R is radius of earth, रेडियस ऑफ अर्थ हम लेंगे मीटर में। ठीक है, देन स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, mass of a body situated at height h। ठीक है, at height h from अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उससे h हाइट पर ये बॉडी रखी हुई है स्मॉल एम मास की। ठीक है, तो समझ में आई बात, कैपिटल एम तो हो गया मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, स्मॉल एम मास ऑफ अ बॉडी सिचुएटेड एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस से h हाइट पर कोई बॉडी रखी हुई है वो स्मॉल एम मास की। ठीक है, तो होगा क्या, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ अर्थ लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे, अर्थ लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम मास, स्मॉल एम मास की बॉडी है उस पे, और ऐसे ही स्मॉल एम मास की जो बॉडी है वो किस पे फोर्स लगाएगी, अर्थ पर फोर्स लगाएगी। पर बिकॉज जो स्मॉल एम मास की बॉडी है उसका मास कम है, तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू अ अर्थ। ठीक है, so let's see, let's say that the gravitational force acting on this body is in a डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ऑब्वियसली अर्थ लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे, तो वो अट्रैक्शन नेचर का होगा, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, एफ जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, सो बाय बाय न्यूटन्स बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मास ऑफ मास एम ऑफ मास एम इज, तो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हैं अपन यहाँ पर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ, देखो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें निकालना है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एफ जी आप करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स देगा आएगा जी, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब स्मॉल m मींस मास ऑफ डेड बॉडी, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने क्या बोली थी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है, तो P से लेके O तक की डिस्टेंस लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, R प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन।
अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बॉडी जो है नीचे की तरफ आएगी। अब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो देखो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो मोशन करेगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बॉडी में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर that due to gravitational force, due to gravitational force, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अपना एफ जी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी एक्सिलरेट। ठीक है, बॉडी एक्सिलरेट, बॉडी क्या होगी, एक्सिलरेट होगी। ठीक है, बॉडी एक्सिलरेट बाय एक्सिलरेशन, बाय एक्सिलरेशन। अब वो एक्सिलरेशन कितनी होगी, जी, जी से डिनोट करेंगे। अभी जस्ट हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर बॉडी मोशन करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी एक्सेलरेट बाय एक्सेलरेशन जी। ओके, सो हम यहाँ पर लगाते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है न्यूटन सेकंड लॉ की, होती है एफ इजिकल टू एम ए। ये तो होती है न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन। अब हमारा फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास क्या है, स्मॉल एम है। और एक्सेलरेशन क्या है, जी है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। ठीक है, फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, और जो एक्सेलरेशन है उसको जी से डिनोट किया हुआ है। तो एफ इजिकल टू एम ए में एम जी आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो कि सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इन इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, देखो कितना आ जाएगा, ये एम जी आ गया यहाँ पर बेटा। इधर आपके पास है कैपिटल जी, एम वन एम टू मतलब अपने क्या हो गए, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वन मतलब कैपिटल एम, स्मॉल एम, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस जो है उसके आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी जो आया आपका वो आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपके पास जो वैल्यू आई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये आसानी से आप ये वीडियो वॉच करना और आपको पता लग जाएगा। वेरी इजीली यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन विद द कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्मॉल जी इज इक्वल टू आ गया जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो आई है आपके पास, ये आई है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पी पॉइंट पे। देखो आर प्लस एच क्या है, पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम अर्थ सरफेस पर निकालना चाहें, ठीक है, अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस, so I can write that gravitational acceleration, at अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस। नाउ देखो अर्थ सरफेस पर अगर मैं आऊंगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर यहां से मैं अर्थ की सरफेस तक आऊंगा, तो अर्थ की सरफेस तक आऊंगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो आई विल पुट दैट एच इज इक्वल टू जीरो। अर्थ सरफेस पर क्या होगा, एच जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन थ्री में एच आप जीरो रख दे तो देखो स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो अर्थ की सरफेस है, एट द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज हाउ मच,
और द फॉर्मूला इज हाउ मच जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ना देखो इसमें जी जो है, जी इज कांस्टेंट यूनिवर्सल। अच्छा, ये रिलेशनशिप भी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर इस कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी की वैल्यू आप रख दे 6.67 इंटू 10⁻11, एम की वैल्यू रख दे मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड आर की वैल्यू रख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस इक्वेशन में देखो कि आ, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल acceleration on the earth surface, on the अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से बात कर रहे हैं, ऑन द अर्थ सरफेस। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस, 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये रिलेशनशिप है, यहाँ तक का डेरिवेशन आपके जो 9th क्लास में है वो डेरिवेशन आ भी सकता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको डेरिवेशन। Okay, so the relationship between the gravitational acceleration and universal gravitational constant is small g is equal to gm upon r square। अब ये अर्थ के लिए निकाला, मून के लिए निकालना चाहो आप, मून की सरफेस पे कितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, तो मून का मास और मून की रेडियस आप रख दो इसके अंदर, जी तो कांस्टेंट रहता ही है, तो आपको मून पर यानी जो भी प्लेनेट हो उस पे आपको इजीली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो द टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर ले रहे हैं वो है विद हाइट, हाइट के साथ। ठीक है, तो देखो अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गई। अब मान लो उसको एच हाइट तक राइज कर देते हैं, तो एच हाइट तक क्या हो जाएगा, ये जीएम हो जाएगा, और आर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर प्लस एच आ जाएगा, तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब हमें देखना है कि कितना चेंज हो रहा है हाइट के साथ एज कंपेयर टू अर्थ की सरफेस पर। अर्थ की सरफेस पर और अर्थ की सरफेस से अपन हाइट पर ले जाएं अगर, कोई पॉइंट ले किसी हाइट पर अर्थ की सरफेस से, तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या चेंज होगा उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यानी हम ये करते हैं जी एच डिवाइड बाय जी। ठीक है, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो ये थी आपके पास जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते तो जी एच डिवाइड बाय जी, है ना, यहाँ पर हो जाएगा ये आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, और जी एच इजिकल टू आपके पास आ जाएगा जी एच इजिकल टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें आप कैसे स्टडी कर सकते हो कि जी एच की वैल्यू, देखो जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू जो है अर्थ की सरफेस पर वो तो कांस्टेंट है। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू तो कांस्टेंट हो, कितनी है 9.8 है। तो सारा डिपेंड करेगा इस पे, नीचे वाली वैल्यू पे। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ भी जो है वो कांस्टेंट है, या रेडियस ऑफ मून भी कांस्टेंट ही होगी, तो आर भी कांस्टेंट हो गया। तो आर कांस्टेंट हो गया, तो अगर एच की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज की जाए, तो एच की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये पूरी पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास यहां से आ जाता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला है जी एच इजिकल टू, ठीक है,
एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बनेगा जी एच इजिकल टू जी 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी को आगे और सॉल्व किया जा सकता है, कैसे देखो, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जी एच इजिकल टू ये आ जाएगा जी, और इसको ऊपर ले लो आप, ऊपर जब लोगे तो 1 + h/r, और ये पावर आ जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, ये होता है 1 + x⁴n। ठीक है, और ये 1 + x⁴n का फॉर्मूला होता है 1 + nx देन प्लस डैश डैश डैश। ये बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है, इसको क्या होती है, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ लगाते हैं, तो देखो आप, ये g आ गया आपके पास, ये 1 प्लस, अच्छा ये n जो था ये आगे आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -2 इधर आ जाएगा, प्लस ये -2 आ जाएगा, और ये आ गया आपका h/r। अब ये डैश डैश का मतलब होता है कि भाई जो हायर टर्म्स है इसकी और आगे भी सॉल्व होता है ये, तो हम इसको कहते हैं कि भाई हायर टर्म्स नेग्लेक्टेड, हायर टर्म्स, हायर टर्म्स नेग्लेक्टेड। ठीक है, हायर टर्म्स नेग्लेक्टेड। तो हायर टर्म्स को जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका जी, एंड हियर 1 - 2h/r। ठीक है, तो ये जी एच, तो ये सारा तो 11th क्लास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ फॉर्मूले आपको दोनों याद करने हैं, तो दोनों लर्न करने हैं फॉर्मूले जो यहाँ पर मैंने बताया आपको। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हाइट। हाइट में जब आप किसी हाइट पे जाएंगे तो जी में कैसे वेरिएशन होगा, तो फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जी एच इजिकल टू जी डिवाइड बाय 1 + h/r होल स्क्वायर, है ना। और एक ये फॉर्मूला बनेगा जी एच इजिकल टू जी 1 - 2h/r। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले में यह है कि अगर आप h की वैल्यू इंक्रीज करो, क्योंकि देखो रेडियस तो, जो रेडियस ऑफ जो भी प्लेनेट आप ले रहे हो उसकी रेडियस तो कांस्टेंट ही होगी, फिक्स होगी। तो रेडियस तो कांस्टेंट है, इसमें जो h है वही वेरिएबल है। अगर h की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो 1 में से वो माइनस होगा, तो लेसर वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि विद द हाइट, ठीक है, विद द हाइट द वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ये लिख दिया है मैंने, आप समझ जाना इसको। हाइट के साथ जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाते जाओगे तो जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, अगर जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे। ठीक है ना। नाउ लेट्स टेक सेकंड पॉइंट, सेकंड लेते हैं इसमें, ये था सर हाइट। सर पिछले पेज पे सर। ओके, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, देखो इसमें सबसे पहले स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है। मान लो रो इज अ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ तो यहाँ से मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। अब ये ध्यान रखना कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, भले ही ये इस तरह से मास रिड्यूस हो जाए, एम की जगह एम डैश हो जाए, पर डेंसिटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना। तो आप इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के आप देखोगे आपके पास फॉर्मूला जो आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आ जाएगा स्मॉल जी इजिकल टू 4/3 π ρ r g। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्वेश्चन इक्वेशन 2 आई है आपकी, इस इक्वेशन 2 में देखो 4/3 π ρ g, ये सब तो कांस्टेंट है, खाली r जो है, रेडियस जो है वो वेरिएबल है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस लेते हो, मतलब कि यहाँ ए वाला पॉइंट लेते हो, तो अर्थ की सरफेस पर रेडियस क्या है, r है। ऐसे डेप्थ, अगर डी डेप्थ पे आ गए तो रेडियस क्या है, r - d। तो ऐसे आप पहले अर्थ की सरफेस के लिए लिख लो, तो ये r आ जाएगा, और डेप्थ के लिए r - d आ जाएगा, उसको डिवाइड करो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा जी टी इजिकल टू जी 1 - d/r। तो अर्थ की सरफेस से अगर डेप्थ पे जाते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, डी इजिकल टू आर हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ डी की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर हो जाएगी, तो उसको पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। कितनी होती है, जीरो। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है।